चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें नजर आ रही होंगी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंजेस इन इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तहत, डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तहत किस तरह से प्रेजेंट हो रही होगी, उसका एक स्पेसिमेन, उसका एक फॉर्मेट देखते हैं और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। तो आपकी स्टडी टेक्स्ट का ही जो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, इसमें हेडिंग नंबर 7 आ रही है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखें, इस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 5 तरह के स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे हम डेफरल मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, चाहे हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, चाहे हम डेफरल मेथड के तहत अकाउंटिंग करें या रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, दोनों ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेम बन रही होगी। दोनों ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेम बन रही होगी। फर्क जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा। डेफरल मेथड के तहत थोड़ा डिफरेंट वे में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनेगी, और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में थोड़ा डिफरेंट वे में हम चेंजेस इन नेट एसेट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ डेफरल मेथड का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो अगर आप अपने पास नेक्स्ट पेज पर आए, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट आ रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, इसके भी 2 तरह के फॉर्मेट है। इसके भी 2 तरह के फॉर्मेट है। आपके सामने जो पहला वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आप देखें तो सिंगल कॉलम बैलेंस शीट आ रही है। सिंगल कॉलम बैलेंस शीट आ रही है, डबल कॉलम में कंपैरेटिव और करंट ईयर का, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन सिंगल कॉलम में। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स, कलेक्शन। सर कलेक्शन क्या चीज होती है? एंटीक्स वगैरह जो कि डेप्रिशिएट नहीं हो रहे होंगे, जो एंटीक पेंटिंग, एंटीक कोई भी मुजस्मा है, स्कल्पचर है या कोई भी और एंटीक चीज है, उसे हम कलेक्शन के नाम से शो कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में हमारे पास ऑफिस सप्लाईज स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ग्रांट कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसी तरीके से फंड बैलेंस स्लैश नेट एसेट, जो डिफरेंट तरह के फंड्स मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किए थे कुछ देर पहले। हर फंड का अलग बैलेंस नजर आ रहा है। स्टेटमेंट नेट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर एंडोमेंट, net assets externally restricted for specific project, net assets internally restricted for specific project, general fund unrestricted net assets। जो हमने डिफरेंट तरह के फंड्स और कंट्रीब्यूशन कवर किए, उसी तरह से सारे फंड के बैलेंसेस सेपरेटली यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, लोन आ रहा है, करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड कंट्रीब्यूशन और एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट मोर और लेस वैसे ही है जैसे हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट ऑलरेडी पास्ट में बनाई है। अगले पेज पर आए तो अगले पेज पे आपके पास एक और फॉर्मेट आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट। मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट अब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। बस यहाँ पे सारे नंबर सिंगल कॉलम में नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द फंड, एज पर द फंड मल्टी कॉलम आ रहा है। लाइक हमारे पास एसेट लायबिलिटीज तो वही है जो हमने सिंगल कॉलम में देखे थे, लेकिन ये एसेट और लायबिलिटीज को हमने मल्टीपल कॉलम में ब्रेक किया हुआ है कि जनरल ऑपरेशंस में, स्पेशल प्रोजेक्ट्स में, एंडोमेंट में और टोटल में। आपको यहाँ कोई बहुत ज्यादा अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको एग्जामिनर अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इतना 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 अमाउंट इन फंड से पर्टेन करता है, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये अमाउंट इतना परसेंट इस फंड से, इतना परसेंट इन फंड से, इतना परसेंट इन फंड से। तो आपको इस अमाउंट को बेसिकली सिंपली ब्रेक करके सेपरेट फंड में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सिंगल कॉलम बैलेंस शीट में क्या होगा कि हमारे पास एक सिंगल कॉलम में सारी चीजें आ रही होंगी, एसेट और लायबिलिटीज। मल्टी कॉलम में क्या होगा कि हमारे पास जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज है उसे हम फंड वाइज ब्रेक करके बना रहे होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन किस तरह की देता है। बाकी चीजें वही आ रही है, कैपिटल एसेट्स, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स, करंट ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये चीज समझ आ रही है हमें? इसके बाद हमारे पास आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब ये जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफरल मेथड की है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हो चाहे वो डेफरल मेथड हो, दोनों की सेम बनेगी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के 2 तरीके हैं, या तो सिंगल मेथड या मल्टी कॉलम मेथड।
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में हम अलग तरह से बनाएंगे, डेफरल मेथड में हम अलग तरह से बनाएंगे। अभी फिलहाल हम डेफरल मेथड देख रहे हैं। डेफरल मेथड में जो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, ये सिंगल कॉलम आ रहा है, यानी पहले आपके पास इनकम आ रही है। हमने आज की क्लास में जो कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी इनकम में लेके जानी है, कौन कौन सी रेवेन्यू में लेके जानी है, वो सारी चीजें यहाँ पे इनकम में आ रही होगी। एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं और हमारे पास इन दी एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि सरप्लस या डेफिसिट आ रहा होगा। इसके बाद आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर आए, अब इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22 इन तीनों को मैं साथ दिखाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आ रहा है। इसे हम फॉर द टाइम भी नहीं देख रहे। अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर आऊं, आगे बढ़े, आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 23 आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड। देखिए मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूं। बैलेंस शीट जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड डेफरल मेथड में सेम है। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफरल मेथड के तहत। एंड नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड के तहत। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट पे जरा ध्यान दें। हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट फंड्स आ रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट फंड। फिर हमारे पास बैलेंस एट फर्स्ट जन, यानी कि साल के शुरू में इन सारे फंड्स का जो बैलेंस है जो कि अवेलेबल होगा या वर्कआउट करना होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है सरप्लस। इसके बाद आ रहा है सरप्लस। अब सरप्लस में अमाउंट कितना लिखा है सर? सरप्लस में अमाउंट लिखा है 598। अब ये 598 का नंबर देखिए कहां से आ रहा है सर। अगर मैं अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 21 पर आऊं, इलस्ट्रेशन नंबर 21 जहां पे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफरल मेथड का फॉर्मेट आ रहा था। सबको पता है मैं कौन सी चीज कहां दिखा रहा हूं? इसमें अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद देखें तो हमारे पास इनकम एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है 598, यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस आया, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस आया वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में कहां चला गया सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में सरप्लस के नाम से आ गया अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड की कॉलम में। ठीक है सर। बाकी हमारे पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, हमने अभी थोड़ी देर पहले कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग पढ़ी, तो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन कहां जा रही थी सर? इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन नेट एसेट्स में जा रही थी, तो वो इंडोमेंट फंड के कॉलम में आ गया 20। वो इंडोमेंट फंड के कॉलम में आ गया 20। फिर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट एंड कंट्रीब्यूशन जो कि कोई एक्सटर्नल उसे पर्टेन करता है, तो वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड के कॉलम में आ गया 520। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, अब इन्वेस्टमेंट इनकम जिस फंड से पर्टेन करता होगा उस फंड में आ जाएगा। ये वो इन्वेस्टमेंट इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा रही, डायरेक्ट चेंजेस इन नेट एसेट्स में आ रही है। फिर फंड यूटिलाइजेशन, अब ये फंड यूटिलाइजेशन समझिएगा। देखिए जो आपके जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपके जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी माइनस हुए में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस उठकर यहां पे आ गया था 598। लेकिन जो बाकी फंड्स हैं उनके एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आए। जो हमारा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है या इंडोमेंट फंड है या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, इनके एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आए थे, तो इनके एक्सपेंडिचर्स को आप क्लब करके एज अ फंड यूटिलाइजेशन डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में बता रहे होंगे। क्या ये समझ आ रहा है? मैं अब फिर लास्ट और सेकंड लास्ट हमारे पास आ रहा है इंटरनली इंपोज रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर। जैसे कि मैंने कहा था ना कि हमने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि हम हर साल कुछ पैसा एक सेट असाइड कर देंगे किसी भी पर्पस के लिए, तो इन्होंने क्या करा कि 25 अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड से हटाकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में मूव करवा दिया। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे 20 का ट्रांसफर किया है फ्रॉम जनरल फंड टू एंडोमेंट फंड।
तो जो फंड्स के दरमियान ट्रांसफर होगा, जो कि चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्रेजेंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं होगा। कोई पैसा इंटरनली सेट असाइड कर रहे हैं, इंटरनली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसे भी हम चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्लॉट कर रहे होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लॉट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि इतनी सारी चीजें मैं एक साथ बता रहा हूं तो थोड़ा मेमोराइज करना, रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक दो सवाल करोगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज हमें कहां प्लॉट करनी है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट का एक फॉर्मेट था डेफरल मेथड के तहत। एक आसान सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं तो हमें चीजें समझ आएगी। उस्मान स्टॉप कर दो। चलिए सर, डेफरल मेथड के तहत एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डेफरल मेथड के तहत बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट्स हमें ड्रॉ करना है। हमारे पास स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 22 आ रही है, प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब 1 के नाम से। मैं सवाल को रीड करने से पहले सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूं। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें कहता है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अंडर डेफरल मेथड फॉर प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2004 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2004 सिंगल कॉलम। हमें डेफरल मेथड के तहत इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, चेंजेस इन नेट एसेट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट सिंगल कॉलम बनानी है, मल्टी कॉलम नहीं बनानी। अब हम सवाल को रीड करते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि सवाल को रीड करते करते साथ साथ ये लिख दूं कि कौन सी चीज हमें कहां लेके जानी है। और तो सवाल को सॉल्व करते मैं उनको वापस डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ ईज जो चीज जहां जहां प्लॉट करनी है उसको मैं एक रफ मार्किंग करने की कोशिश करता हूं। अगर आप अपने पास सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देखें, कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब पीएससी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रायल बैलेंस एज एट 30 जून 2016। हमारे पास आ रहा है टोटल फंड एज एट 1 जुलाई 2016। ये 1 जुलाई 2016 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे 1 जुलाई 2002 कर दीजिएगा। आपके पास स्टेट एक्स में ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आ रहा है ना 1 जुलाई 2016, ये ओपनिंग फंड बैलेंस है, ये 1 जुलाई 2002 है। अब ये टोटल फंड का ओपनिंग आ रहा है, सर ये कहां जाएगा? ये टोटल फंड का ओपनिंग कहां जाएगा? क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्या ये बैलेंस शीट पे जाएगा, या फिर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में जाएगा? सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में तो जाएगा ही जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं और बैलेंस शीट में मेरे पास करंट ईयर और कंपैरेटिव का डेटा है, तो कंपैरेटिव ईयर में सारे फंड्स की ओपनिंग आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जा सकता है। सर जनरल फंड में जाएगा, एंडोमेंट फंड में जाएगा या रिस्ट्रिक्टेड फंड में जाएगा? सर ये टोटल फंड है, ये टोटल फंड है, यानी इसका कोई ना कोई ब्रेकअप होगा कि कितना जनरल फंड से पर्टेन करता है, कितना एंडोमेंट फंड से पर्टेन करता है, कितना रिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेन करता है, इसका ब्रेकअप इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म एसेट नेट। लॉन्ग टर्म एसेट नेट ये कहां जाएंगे? सर ये हमारे बैलेंस शीट पे जाएंगे एज अ नॉन करंट एसेट, तो इसके आगे मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख देता हूं। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट कहां जाएंगे? इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएंगे? सर जो डिफरेंट तरह के फंड के पैसे हैं वो फंड में नेट एसेट्स में दिखाई दे रहे होंगे, नेट फंड में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उससे जो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की वो तो आपका एसेट है ना, वो तो हमारा एसेट ही है, तो वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म बैंक लोन, सर बैलेंस शीट में ही जाएगी, लायबिलिटी हमारी। इसके बाद प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट पे या चेंजेस इन नेट एसेट्स पे? सर ये सारी चीजें बैलेंस शीट की चल रही है यहाँ पे, ये सारी चीजें तो बैलेंस शीट पे आती है ना हमारी। अच्छा लेकिन इसके आगे तुम देखो ना तो डेबिट में भी नंबर आ रहा है, क्रेडिट में भी नंबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? सर जो डेबिट में आ रहा है वो प्रीपेड है, जो क्रेडिट में आ रहा है वो एक्रूड है। इसके बाद कैश इन बैंक,
सर एसेट है, ये भी हमारी बैलेंस शीट पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या ये समझ आ रहा है हमें? ये सारी चीजें ऊपर की जो 6-7 चीजें दी हुई सारी बैलेंस शीट की चीजें हैं। अब हमारे पास आ रहा है फी फॉर सर्विसेज। सर ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिल्कुल सही। फंड रेजिंग इन वेरियस कंट्रीब्यूशन, सॉरी फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट्स। सर ये भी एक इवेंट बेस्ड इनकम है, इवेंट बेस्ड इनकम लग रही है ना, तो ये कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद आ रहा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, चेंजेस इन नेट एसेट्स में। सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में भी जाएगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो एंडोमेंट फंड का है वो डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में जा रहा होगा। क्या ये समझ आ रहा है सबको? इसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग। सर ये भी अगर गवर्नमेंट ने फंड किया अनरिस्ट्रिक्टेड तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फंड किया है फॉर एंडोमेंट फंड या फॉर रिस्ट्रिक्टेड फंड तो फिर ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में भी जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम कहां जाएगी? सर वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि जनरल फंड से पर्टेन होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। वो इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि हमारी एंडोमेंट फंड वगैरह से पर्टेन करती है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। सैलरीज, सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंस, इन तीनों के बारे में कहां जाएगा ये? नहीं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वो हिस्सा जाएगा ना जो कि जनरल फंड से पर्टेन करता है। जो एंडोमेंट या रेस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेन करता होगा, मैंने कहा था ना एक फंड यूटिलाइजेशन का टोटल आ जाएगा। जितना पैसा सैलरी का, रेंट का, किसी भी एक्सपेंस का आपने रेस्ट्रिक्टेड फंड से दिया या एंडोमेंट फंड से दिया वो सारा हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एज अ फंड यूटिलाइजेशन प्रेजेंट हो रहा होगा। क्या ये समझ आता है? मैं बाकी रेंट एक्सपेंस में भी यही होगा, अदर एक्सपेंस में भी यही होगा। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। कहता है द कंपोजिशन ऑफ द फंड बैलेंसेस इज एज फॉलो। द कंपोजिशन ऑफ द फंड बैलेंस इज एज फॉलो, यानी साल के शुरू में जो तुम्हारे पास 1715 का बैलेंस दिया हुआ है ना उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसका ब्रेकअप दे रहा है। अब गौर से समझिएगा ये कौन सा फंड है? फंड फॉर सपोर्टिंग यंग टैलेंट, एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टिपुलेशन दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड बी मेंटेन परमानेंटली। ये एंडोमेंट फंड है, जनरल फंड है या रिस्ट्रिक्टेड फंड है? सर ये एंडोमेंट फंड है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि यंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है कि कंट्रीब्यूशन को परमानेंटली मेंटेन करना है, यानी जो कंट्रीब्यूशन है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर आने वाली इनकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड तो है, लेकिन स्पेसिफिकली ये एक एंडोमेंट फंड है। तुम्हारे पास हैंडआउट नहीं है? फंड फॉर जिम्नाजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टिपुलेशन फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या चीज है? सर ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, और ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है? सर ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद है फंड फॉर एक्वायरिंग ऑफ फ्रेंचाइज इन पॉपुलर लीग, इंटरनली स्टिपुलेटेड, इंटरनली इम्पोज्ड स्टिपुलेटेड फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर ये एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है और ये एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है। इसके बाद फंड फॉर जनरल ऑपरेशन नो रिस्ट्रिक्शन, सर ये हमारे जनरल या अनस्पेसिफाइड फंड में आ जाएगा। समझ आ रही है हमें? इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है दैट डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई एज आर एप्लीकेबल टू द रिलेटेड फंड। कह रहे फंड के ऊपर जो जो रिस्ट्रिक्शन दी ना वही उनके कंट्रीब्यूशन पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है। यानी इंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन इंडोमेंट की कंट्रीब्यूशन है, इससे आप सिर्फ फंड में डाल सकते हो, उसे यूज नहीं कर सकते। जनरल कंट्रीब्यूशन को किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और ब्ला ब्ला। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है 94, और ऊपर अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रही थी 94 की, ट्रायल बैलेंस में 94 दिखाई दे रहा है हमें। अब इसका ब्रेकअप दे रहा है। अब मुझे बताना है कि ये एक ही कंट्रीब्यूशन कहां जाएगी, या तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, या ये चेंजेस इन नेट एसेट्स में जा सकती है, या ये डेफर्ड भी हो सकती है, या ये डेफर्ड भी हो सकती है। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास
कंट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट फंड। सर यंग टैलेंट फंड क्या था? यंग टैलेंट फंड एक एंडोमेंट फंड था, तो ये 15 की कंट्रीब्यूशन कहां जाएगी? सर ये 15 की कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एज अ एंडोमेंट फंड जाएगी, ऐसा ही है। इसके बाद आ रहा है कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नाजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर। कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नाजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, सर ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की कंट्रीब्यूशन है, ये कहां जाएगा? सर यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये करंट पीरियड की एक्सपेंस है या फ्यूचर पीरियड की एक्सपेंस है या परचेज ऑफ एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। सिर्फ इन्होंने बता दिया कि ये जिम्नाजियम और ट्रेनिंग सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन की, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड फंड में जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड, सुनिएगा गौर से, contribution to acquire freehold land, external restriction, however the land has not yet been acquired। हमें कंट्रीब्यूशन मिला है लैंड खरीदने के लिए, लेकिन अभी हमने लैंड खरीदी नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर परचेज ऑफ एसेट है। अब इसका क्या करना चाहिए? सर डेफर्ड होगा, क्योंकि अभी तो हमने खरीदा ही नहीं है ना, डेफर्ड होगा क्योंकि अभी तो हमने खरीदा ही नहीं है, तो डेफर्ड होगा ये, और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू रिपे लोन, कंट्रीब्यूशन टू रिपे लोन दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस। सर अगर हमें करंट ईयर एक्सपेंसेस के लिए पैसे दिए जाते तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाते हैं, तो उससे पर्टेनिंग डेट को रिपे करने के लिए पैसे दिए जा रहे, तो ये भी कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तुम्हारा ध्यान कहां है? हैंड आउट नहीं तुम्हारे पास, देखिए ना उसमें कंट्रीब्यूशन अनरिस्ट्रिक्टेड बट प्रोफेशनल स्पोर्ट क्लब इटसेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दैट 3 million will be allocated for acquiring franchise in a popular league। सर ये 3 million जो है ना, ये तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के हैं, लेकिन टोटल कितना लिखा है? 57, तो ये कहां जाएगा? सर ये पूरा 57 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन 57 में से 3 तुम्हें इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेके जाना है, तो चेंजेस इन नेट एसेट्स में, चेंजेस इन नेट एसेट्स में से इस 57 में से तुम 3 million को हटाकर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेके चले जाओगे। यानी पहले मैं पूरा 57 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा, और फिर जब चेंजेस इन नेट एसेट्स बनाऊंगा तो 3 million का अमाउंट जनरल फंड से उठाकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेके चला जाऊं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर आए, पॉइंट नंबर 3 से लेकर 8 तक, देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड, द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशन फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 January 2004। कह रहा है ये जो गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है ना, कितनी थी? अगर आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखिए 150 million, ये गवर्नमेंट ने दिया है हमारे जनरल ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए 5 सालों के लिए। 1 January 2004 से स्टार्ट होगा। ये थोड़ी सी स्टेटी टैक्स के सवाल में ना डेट्स गलत हो गई है, ये 1 January 2004 नहीं है, ये 1 January 2003 है, इसे भी 2003 कर दीजिएगा। हमें 150 million की कंट्रीब्यूशन 1 January 2003 हमारे साल में मिली है 5 सालों के एक्सपेंस के लिए। ऊपर ट्रायल बैलेंस तो आपको 30 जून 2003 का दे दिया है। इस सवाल में इन्होंने पता है क्या किया है कि ट्रायल बैलेंस 30 जून 2003 का दे दिया है, रिक्वायरमेंट में 30 जून 2004 लिखा है। ट्रायल बैलेंस 30 जून 2004 का है तो फिर तो सब कुछ सही है। ट्रायल बैलेंस 30 जून 2004 का है, फिर तो सब कुछ सही है। ट्रायल बैलेंस अगर 30 जून 2003 का है तो फिर सारी डेट्स को पीछे करना पड़ेगा। तो या तो ट्रायल बैलेंस को 1/4 कर दें या फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन को पीछे कर दें। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, या तो आप ट्रायल बैलेंस को 30 जून 2004 कर दें या बाकी सारी डेट्स को 1 साल पीछे कर दें, क्योंकि रिक्वायरमेंट 30 जून 2004 की है ना।
अब सुनिएगा, गवर्नमेंट ने 150 मिलियन दिए जनरल ऑपरेशंस के लिए 5 साल के लिए, और ये हमें साल के मिड में कंट्रीब्यूशन मिला है। तो ये कौन सी कंट्रीब्यूशन है, पहले तो ये बताएं, एंडोमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड? एंडोमेंट रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड? सर ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि करंट ईयर के ऑपरेशंस एक्सपेंसेस के लिए दी गई है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड अनस्पेसिफाइड तो वही जिसमें कुछ बताया ही नहीं। ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है क्योंकि करंट ऑपरेशंस के खर्चे के लिए दी गई है। फिर 5 सालों के लिए दी गई है 1 जनवरी 2004। तो ये करंट एक्सपेंस के लिए, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए? ये सर ये 6 महीने करंट ईयर के एक्सपेंस के हैं, 4.5 साल फ्यूचर एक्सपेंस के हैं। तो जो 6 महीने करंट ईयर के एक्सपेंस के हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। जो आपके पास 6 महीने करंट ईयर में फॉल कर रहे हैं वो आपकी इनकम है, क्योंकि वो तो रियलाइज हो गई। और बाकी 4.5 साल आपका डेफर्ड है। क्या ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो, गवर्नमेंट ने तुम्हें करंट ईयर के मिड में 150 मिलियन दिए और ये कहा कि 5 साल के ऑपरेशन के लिए तुम्हें 5 साल में इसको अपने ऑपरेशंस के लिए करना है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिकली दिया जा रहा है। जब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में आया तो हमारे पास या तो फॉर एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। तो ये ऑपरेशंस के लिए दिया गया यानी कि एक्सपेंसेस के लिए दिया गया। एक्सपेंसेस में जब आए तो करंट ईयर के लिए हो सकता है, फ्यूचर ईयर के लिए हो सकता है। अब हमें साल के मिड में मिला है, यानी कि इस 150 में से जो 6 महीने का अमाउंट है वो करंट ईयर की इनकम की एक्सपेंस के अगेंस्ट है, बाकी 4.5 साल का अमाउंट फ्यूचर ईयर के एक्सपेंस के अगेंस्ट है। तो जो करंट ईयर के अगेंस्ट है वो करंट ईयर की इनकम है, जो फ्यूचर के लिए है वो सारा का सारा आपका डेफर्ड कंट्रीब्यूशन या डेफर्ड ग्रांट है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, साथ साथ आपकी बैलेंस शीट पे एज ए डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी जा रहा होगा। आगे द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन। अब अगर अपने ट्रायल बैलेंस में देखो ना तो ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही थी 144 मिलियन। ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है 144 मिलियन। द इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 मिलियन इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड to be added to the principal amount of resources for young talent fund to be maintained permanently. There is no other restriction on investment income. कह रहे 144 में से 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसी है जिसे यंग टैलेंट फंड कौन सा था? एंडोमेंट फंड में लेके जाना है, बाकी किसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या करना चाहिए 144 का? 6 मिलियन को सर 6 मिलियन को एंडोमेंट फंड में डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ले जाएंगे, बाकी 144 माइनस 6 जितना भी अमाउंट है 138 का वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। पॉइंट नंबर 5 लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस। अब लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस है क्या? सर लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे पास 428 के। लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्री होल्ड लैंड ऑफ 20 मिलियन। 20 मिलियन की फ्री होल्ड लैंड है यानी कि वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। कलेक्शन ऑफ 8 मिलियन, 8 मिलियन की कलेक्शंस है, ये भी डेप्रिशिएट नहीं होंगे और बैलेंस शीट पे अलग आएंगे। These collection represents item of such historical value that is worth preserving and perpetually, and PSC is committed to protect and preserve them as a part of their organization. कह रहे 428 में से 20 मिलियन लैंड है उसको डेप्रिशिएट ना करना, 8 मिलियन कलेक्शन है जो कि आपकी बैलेंस शीट पे अलग आ जाएगा। इसमें सिर्फ बताया कि ब्रेक करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 लॉन्ग टर्म एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। All the amortization is allocated to general operations. कह रहे जो बाकी के लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, बाकी के लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे मेरा ख्याल है 400 होंगे ना। 428 ऊपर नजर आ रहा है, इसमें से 20 लैंड है, 8 कलेक्शन है, तो बाकी कितना बचा? 400। बाकी के लॉन्ग टर्म एसेट 20% पे डेप्रिशिएट होंगे और सारी की सारी डेप्रिसिएशन सारे फंड में एलोकेट नहीं होगी, सारी की सारी डेप्रिसिएशन जनरल फंड से पर्टेन करती है यानी कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। इसके बाद एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद द कंट्रीब्यूटर ऑफ द यंग सपोर्ट टैलेंट प्रोग्राम पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू द रिस्ट्रिक्टेड फंड। कह रहा हमने यंग टैलेंट प्रोग्राम के डोनर से ये वादा किया है, ये एग्रीमेंट किया है कि हम हर साल 5 मिलियन का अमाउंट अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से इस एंडोमेंट फंड में लेके जाएंगे।
यानी कि अगेन ये भी एक ट्रांसफर है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे या चेंजेस इन नेट एसेट्स में? सर चेंजेस इन नेट एसेट्स में। पॉइंट नंबर 8, द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस इज एज फॉलो। हमारे पास जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में सैलरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, इसका इन्होंने ब्रेकअप कर दिया है कि 370 की सैलरी जनरल ऑपरेशन से पर्टेन करती है, 33 की सैलरी जिम्नाजियम और ट्रेनिंग सेंटर से पर्टेन करती है, 325 का रेंट जनरल ऑपरेशन, 29 का रेंट जिम्नाजियम और 40 का रेंट जनरल ऑपरेशन सॉरी अदर एक्सपेंस और 6 का जिम्नाजियम। सर ये 735 का टोटल एक्सपेंस और 68 का टोटल एक्सपेंस ये कहां जाएगा? बिल्कुल सही, 735 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और 68 सर 68 रिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेन करता है, तो ये ऐसा फंड यूटिलाइजेशन डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आ जाएगा। फिर हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट आ रही है, मैं सवाल को सॉल्व करवा रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि जो सवाल है उसको रहने दे, मैं दोबारा सॉल्व करते करते देख ही लूंगा। जो आपने इसके फॉर्मेट्स देखे ना, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफर्ड मेथड और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट का डेफर्ड मेथड का जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया उसको जरा गो थ्रू करें, फिर हम इसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए सर खामोश हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 22 को, दैट इज प्रोफेशनल क्लब। और ये प्रोफेशनल क्लब के सवाल में जो हम सारी वर्किंग कर रहे हैं वो सारा हम डेफरल मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमने डेफरल मेथड को फॉलो करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या फंड्स बनाना है, और मैंने सबके एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट आपके सामने क्रिएट कर दिए। अब मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करता रहता हूं और अकॉर्डिंगली चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर आप ट्रायल बैलेंस देखें तो ट्रायल बैलेंस में आपको टोटल फंड साल के स्टार्ट में आ रहा है 1 जून 2016 1715, और पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास इस 1715 का पूरा ब्रेकअप आ रहा था। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला लाइन आइटम टोटल फंड एज ऑन 1 जनवरी 2016 1 जुलाई 2016, और पॉइंट नंबर 1 में इसका ब्रेकअप आ रहा था कि कौन सा कितना फंड किस फंड से पर्टेन करता है। तो मैं चेंजेस इन नेट एसेट्स में एज एट 1 जुलाई 2016 देखिए 50 का अमाउंट ऐसा है जो कि यंग टैलेंट प्रोग्राम से पर्टेन करता है, और यंग टैलेंट प्रोग्राम एंडोमेंट फंड था तो 50। इसके बाद 115 का अमाउंट ऐसा है जो कि जिम्नाजियम और ट्रेनिंग से पर्टेन करता था, जो कि एक्सटर्नली इंपोज रिस्ट्रिक्शन थी, तो 115 हमारा एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में आ जाएगा। इसके बाद 3 रुपए का अमाउंट हमारा फंड फॉर फ्रेंचाइज था जो कि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड था, तो फंड फॉर इंटरनली रिस्ट्रिक्शन फ्रेंचाइज के लिए 3 आ जाएगा। कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। और बाकी हमारे पास फंड फॉर जनरल ऑपरेशन था नो रिस्ट्रिक्शन 1545 1547, और हमारे पास इन सब का टोटल आ गया 1715। समझ आता है या मैं? अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस या चले मैं इंफॉर्मेशन वाइज चलता हूं। पॉइंट नंबर 2, द डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई एज आर एप्लीकेबल टू रिलेटेड फंड एज फॉलो। कंट्रीब्यूशन फॉर यंग टैलेंट फंड, सर 15 मिलियन की कंट्रीब्यूशन ऐसी है जो कि यंग टैलेंट से पर्टेन करती है, यानी यंग टैलेंट क्या था? एंडोमेंट फंड। तो इसकी कंट्रीब्यूशन को हम क्या लेके जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। तो मैं endowment contribution that is 50, इस 15 को यहां दिखा देता हूं, टोटल में भी 15 आ जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नाजियम एंड ट्रेनिंग, ये 2 रुपए की कंट्रीब्यूशन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेन करती है, ये भी हमारी आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एक्वायर फ्री होल्ड लैंड एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, हाउएवर द लैंड हैज नॉट येट बीन एक्वायर्ड। सर ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन थी फॉर परचेज ऑफ एसेट थी, और ये अभी एसेट परचेज ही नहीं किया, तो इसको आप ना चेंजेस इन इक्विटी में ले जा सकते हो ना आप इनकम में ले जा सकते हो, ये तो भी डेफर होगा जब लैंड परचेज करेंगे। तो मैं अपनी बैलेंस शीट पे करंट लायबिलिटी में अगर अगले साल ही लैंड परचेज करनी तो करंट लायबिलिटी में, अगर अगले साल के बाद परचेज करते तो नॉन करंट लायबिलिटी में, यहाँ कुछ बताया नहीं है, तो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन दैट इज 12। इसके बाद
contribution to repay loan that was taken to fund current year expense, ये इनकम में मिल जाएगा। contribution unrestricted 57, unrestricted contribution 57, सर पूरा 57 अनरेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हमने इंटरनली डिसाइड किया हुआ कि हम 3 मिलियन को फ्रेंचाइज में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो जो 3 मिलियन फ्रेंचाइज में ट्रांसफर होगा वो अलग है। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले पूरी कंट्रीब्यूशन लेके जाओगे क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 8 और 57, 8 मिलियन रिपेमेंट ऑफ लोन ऑफ करंट ईयर और 57 ईयर 65। देखो अब आपके जहन में ये आ रहा है कि सर आपने 3 यहाँ की शो किया, वो तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड के लिए था, तो जो 3 हमने शो किया वो इंटरनली ट्रांसफर्ड है। तो पहले आप यहाँ सारी इनकम, एक्सपेंसेस और इन दी एंड सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करोगे, फिर जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो यहां जाएगा, और फिर यहां पे आपके पास एक ट्रांसफर आ रहा होगा या इंटरनली क्या लिखा था इन्होंने, unrestricted but PHC itself imposed restriction, the 3 million will be allocated for acquiring franchise। तो internally imposed restriction के लिए हम 3 मिलियन का क्या करेंगे कि 3 मिलियन अपने जनरल फंड से उठाकर अपने इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड ट्रांसफर फ्रेंचाइज में ट्रांसफर कर देंगे। सर अगर फ्री होल्ड लैंड हम खरीद लेते हैं तो फिर अगर तो वो डेप्रिशिएबल है तो फिर आप उसे डेफर्ड ही रहने देते, जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट होता वैसे वैसे वो अमोर्टाइज हो जाता, इनकम बन जाता। और अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल होता तो फिर मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है द गवर्नमेंट फंडिंग वाज रिसीव्ड टू सपोर्ट पीएससी जनरल ऑपरेशन फॉर 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2004। अब ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग मिली कितनी है? 150। यहां देखें सर हमें गवर्नमेंट फंडिंग मिली है 150 मिलियन की। ये 150 मिलियन का अमाउंट 5 साल का है, तो पर ईयर का अमाउंट कितना होगा? 30। ऐसा ही है, 150 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 150 डिवाइड बाय 5। अब ये मिला है करंट ईयर के मिड में, ये मिला है करंट ईयर के मिड में, तो इसका मतलब है कि 6 मंथ का अमाउंट यानी कि 15 ये हमारी इनकम है, और बाकी का 4.5 ईयर का अमाउंट यानी कि 135 ये डेफर्ड है। ऐसा ही है, ये 15 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये 135 बैलेंस शीट पे जाएगा। अच्छा बैलेंस शीट पे जब जाएगा तो करंट नॉन करंट तोड़ना पड़ेगा, तो कितना अमाउंट करंट में, कितना अमाउंट नॉन करंट में? सर 6 महीने नहीं, 1 साल का अमाउंट करंट में, तो यानी कि 130 में से 30 करंट और 105 नॉन करंट। क्या ये समझ आ रहा है सबको? अब चीजों को प्लॉट कर रहा हूं बस। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फंडिंग दैट इज 15, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड फंडिंग 105 और करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड फंडिंग 30। क्या ही समझ आता है? मैं इसके बाद पॉइंट नंबर 4, the investment income of 6 million is externally restricted to be added to the principal amount of resource for the young talent fund to be maintained permanently. There is no restriction on other investment income. Total investment income 144, जिसमें से 6 रुपए इंडोमेंट फंड को कंट्रीब्यूट करना है। तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इंडोमेंट फंड तो है ही नहीं, तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो पूरी 144 नहीं होगी, बल्कि 144 माइनस 6 138, और बाकी 6 रुपए की इंडोमेंट फंड से पर्टेनिंग इन्वेस्टमेंट इनकम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट इनकम
सर ये चीज मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बना के भी बताई थी ना कि मैंने आईकेप को 100 मिलियन दिए और मैंने आपको कहा कि जो भी इनकम आएगी उसमें से 70% आप बच्चों के लिए खर्च कर दीजिएगा, 30% से मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिएगा। तो जो पैसे बच्चों के लिए खर्च करने थे वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम है, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और जिस अमाउंट को कंट्रीब्यूशन, जिस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम से कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, फंड को बढ़ाना है, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ जनरल नेट एसेट्स में चला जाएगा। या हमें इस सवाल में टोटल 144 की इन्वेस्टमेंट इनकम आई, जिसमें से कह रहे हैं 6 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसी है जिससे आपका यंग टैलेंट एंडोमेंट फंड ग्रो होगा, तो वो 6 रुपए डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स में लेके आ, और बाकी की 138 है वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा। एक तरीके का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये अर्न करते वक्त ही टूट गया है। इंटरनल में तो क्या होता है कि पहले हम पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर आए, फिर वहां से हमने यहाँ ट्रांसफर किया। ये अर्न होते के साथ ही टूट गया कि इतने से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इतने से हमारी इनकम है। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म एसेट इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड फ्रीओ लैंड एंड कलेक्शन ऑफ 8 मिलियन। तो इसको मैं ब्रेक कर दूं क्योंकि ये दो चीजें तो डेप्रिशिएट नहीं होगी। मैं वर्किंग करना चाहूं वर्किंग कर दूं, मैं यहीं पे कर सकता हूं इसे। देखिए फ्री होल्ड लैंड that is 20, collection that is 8, और बाकी लॉन्ग टर्म एसेट, अब बाकी लॉन्ग टर्म एसेट कितने होंगे सर? यहां देखें 428 -20 -8 400। तो मैं पूरा 400 यहाँ नहीं लिखूंगा, अभी ये डेप्रिशिएट भी तो होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, long term assets are depreciated to 20% reducing balance method, all amortization is to be charged to general operations। सर 400 का 20% कितना रहा? 80। तो 320 रह गया, और ये जो 80 की डेप्रिसिएशन है सारी जनरल से पर्टेन करती है, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में यहां वर्किंग के लिए सिर्फ बता देता हूं 400 का। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द कंट्रीब्यूटर ऑफ द यंग सपोर्ट प्रोग्राम, पीएससी इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू रिस्ट्रिक्टेड फंड। सर ये भी ट्रांसफर है, इसे भी यहां शो कर देता है। हमें 5 मिलियन का अमाउंट जनरल या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से रोटेट करवाकर इंडोमेंट फंड में लेके जाना। इससे मेरे नेट एसेट्स पे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है, जिस तरह से तुम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को मूव करवा देते हैं। लास्ट है द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एज फॉलो। टोटल हमारे पास जो 735 के एक्सपेंसेस है वो जनरल ऑपरेशन से पर्टेन करता है। नहीं, क्योंकि मैं इनकम से जो नेट सरप्लस कैलकुलेट करूंगा, और मैं सरप्लस को भी यहां प्लॉट करूंगा, वो सरप्लस पूरा जनरल फंड में आया, और जनरल फंड से फिर 5 मिलियन उठ गए यहां से यहां से। सर पॉइंट नंबर 8, 735 का एक्सपेंस ऐसा है कि जनरल ऑपरेशन से पर्टेन करता है, ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो मैं इन तीनों एक्सपेंस को अलग अलग करके दिखा देता हूं। सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज और अदर एक्सपेंस। सर सैलरी है 370, रेंट यूटिलिटीज है 325, और अदर एक्सपेंसेस है 40। अच्छा, बाकी जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर है 68। अब जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, जिसकी कंट्रीब्यूशन और इनकम यहां दिखाई नहीं रहे, वो कहां जा रही है? डायरेक्टली वहां पे। तो इसका जो खर्चा है वो हम यहां पे ही एज फंड यूटिलाइजेशन दिखा देंगे 68। समझ आ रहा है ना सबको? उसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन तो सारी कंप्लीट हो गई। अब मैं ट्रायल बैलेंस को भी क्लोज कर देता हूं। सर ट्रायल बैलेंस पे हमारे पास सबसे पहले फंड का ओपनिंग आ रहा था, लॉन्ग टर्म एसेट्स आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स को हम नॉन करेंट एसेट्स में दिखा देते हैं। 1204 कोई चीज ना समझ आ रही है तो पूछ ले मुझसे। माइनस क्यू, हाँ
तो मैंने सिर्फ यहां से हटा के उसको एक लाइन आइटम अलग दे दिया, लिखा मैं नॉन करंट एसेट में ही रहा हूं। सर ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स प्लॉट कर दिया नॉन करंट एसेट्स में, इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन दैट इज 17। सर प्रीपेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड है वो करंट एसेट है, दैट इज 8, और जो एक्रूड है वो करंट लायबिलिटीज है, दैट इज 11। इसके बाद कैश एंड बैंक, ये भी करंट एसेट्स है, दैट इज 43। इसके बाद फी फॉर सर्विसेज इनकम है हमारी, ये आप इसे फी फॉर सर्विसेज कह लें, सब्सक्रिप्शन इनकम कह लें, एक ही बात है, दैट इज 340। इसके बाद कंट्रीब्यूशन, सॉरी फंड रेजिंग इन वेरियस टूर्नामेंट, इसके हवाले से कोई बताया ही नहीं था ना कि किससे पर्टेन करता है, तो ये हमारी इवेंट बेस्ड इनकम है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन 94, इसको हम पूरा अकाउंट फॉर कर चुके हैं। इसके बाद गवर्नमेंट फंडिंग 150, इसको भी अकाउंट फॉर कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको भी अकाउंट फॉर कर चुके हैं। सैलरीज, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, इसको भी अकाउंट फॉर, सब चीजें अकाउंट फॉर हो गई है। बस अब हमें यहाँ क्लोज करना है, और सही किया होगा तो रिकंसाइल करना चाहिए। तो हमारे पास इनकम का टोटल कितना आ रहा है, 573। एक्सपेंडिचर का टोटल, ये हमने इनकम का टोटल ले लिया, एक्सपेंडिचर 815, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है कितना, 242 का डेफिसिट। ये 242 का डेफिसिट कहाँ जाएगा सर? 242 का डेफिसिट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में, जनरल ऑपरेशंस में जाएगा। तो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में सब कुछ पूरा हो गया। मेरे पास हर फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एज एट 30 जून 2004, 1297 6 49 76। हाँ ये देख लो, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैच भी कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा, तो मैंने कोई गड़बड़ कर दी है फिर। नहीं नहीं, ये माइनस ही हो रहा है, प्लस हो रहा तो जीरो होगा। ये 1428 है। किस तरह टोटल किया तुमने, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली? और ये वर्टिकली करें तो ये नहीं बन रहा। दोनों तरह से 14280 बन रहा है। तो हमारे पास सारे फंड्स की क्लोजिंग आ गए। बस अब लास्ट बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। यहाँ देखें बैलेंस शीट पे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, अभी कॉपी ना करो, गलत ट्राई नहीं हुआ तो फिर 1 टोटल एसेट्स 158। सर नॉन करंट लायबिलिटी में तो 105 है, करंट लायबिलिटी में 1603। नॉन करंट लायबिलिटी में 105, करंट लायबिलिटी में कितना है 70। अब लास्ट चीज प्लॉट करनी है फंड, तो फंड का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों बैलेंसिंग कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैलकुलेट किए हुए तो हैं, चेंजेस इन नेट एसेट इसीलिए तो बनाई है। ये सारी चीजें यहां लिख देता हूं। यहां देखें जनरल
अनरिस्ट्रिक्टेड फंड दैट इज 1297। इसके बाद इंटरनली restricted fund that is 6, externally restricted fund that is 49, और उसके बाद endowment fund that is 76, और इन सब का टोटल 1428। सर 1428 105 और 70 क्या 1603 बन रहा है? तो इन सबको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 1603 बन जाएगा। क्या ये समझ आता है? मैं तो यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट होता है। कॉपी करें इसे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।